इशिका अपने आंसू रोक नहीं पाती है। उसे लगता है कि साहिल उस पर टेस्ट करेगा, पर टेस्ट करना तो दूर, उसकी आंखों में तो इस बात का गिल्ट तक नजर नहीं आ रहा था। वो तो सिचुएशन को समझने की कोशिश तक नहीं कर रहा था। इशिका कहती है, ये तुम कैसे बिहेव कर रहे हो साहिल? ये बच्चा तुम्हारा है? आई श्योर, मैं तुम्हारी कसम खाकर कहती हूँ, ये तुम्हारा ही बच्चा है। इतना बोलते बोलते अचानक से उसकी नज़र उसके सेल फोन पर जाती है। उसके दिल की धड़कनें रुक सी जाती हैं और आंखें डर से बड़ी हो जाती हैं। उसने फ़ोन को कट करने की जगह रिसीव कर लिया था। साहिल कहता है, ओ गॉड, तुम्हारे डैड फ़ोन पर थे। इसका मतलब उन्होंने सब सुन लिया। इशिका घबराते हुए जल्दी से सेल फोन उठाकर अपने कान पर लगाते हुए कहती है, हेलो डैड। डैड। उधर से किसी स्ट्रेंजर की आवाज़ आती है। हेलो, ये जिनका फ़ोन है वो बेहोश हो गए हैं। हम उन्हें एसटी हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। इशिका के हाथ से मोबाइल नीचे गिर जाता है और वो वहीं ज़मीन पर धम से बैठ जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। साहिल उसके कंधे पर हाथ रखता है। इशिका अपनी डरी हुई नज़रों से उसकी ओर देखती है और कांपती हुई आवाज़ में कहती है, डैड ने सब कुछ सुन लिया। उन्होंने सब कुछ सुन लिया। वो बेहोश हो गए हैं। वे लोग उन्हें हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। साहिल उसको शांत कराते हुए कहता है, रिलैक्स, शांत हो जाओ, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। इशिका 20 मिनट की ड्राइविंग के बाद हॉस्पिटल पहुँचती है। उसके डैड इस समय इमरजेंसी रूम में थे। 1 घंटे से ऊपर हो चुका था, पर डॉक्टर ने अभी तक उनकी कोई खबर नहीं दी थी। साहिल वहीं किनारे खड़ा था और वो भी स्ट्रेस लग रहा था। तभी गिलास डोर ओपन होता है और श्रेया अंदर आती है। इशिका उसके गले लग जाती है। श्रेया उसकी पीठ पर हल्का थपथपाते हुए कहती है, क्या हुआ डैड को? वो ठीक तो हैं? इशिका सिसकते हुए कहती है, उन्होंने मेरी और साहिल की बातें करते हुए सुन लिया था। शायद उन्हें हमारी बातों से शौक लगा है। इशिका श्रेया को धक्का दे देती है। इशिका लड़खड़ाते हुए खुद को संभाल लेती है। श्रेया साहिल की ओर गुस्से से देखती है और फिर इशिका की ओर देखते हुए कहती है, अगर मेरे डैड को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। इशिका को लगता है कि उसकी बॉडी में जान ही नहीं बची है। वो वहीं सीट पर बैठकर सिसकने लगती है। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके उस एक अनजाने में हुई गलती की सज़ा उसे इस तरह से चुकानी पड़ेगी। तभी इमरजेंसी रूम का दरवाज़ा खुलता है और डॉक्टर बाहर आते हुए कहते हैं, इट इज़ ए मैसिव हार्ट अटैक। 24 घंटे उनके लिए बहुत भारी हैं। श्रेया इशिका को उसकी बाजुओं से गुस्से से पकड़ते हुए कहती है, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। उनकी इस कंडीशन की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। तुम्हें सिर्फ लोगों की लाइफ खराब करनी आती है। पहले मेरी लाइफ खराब की और अब। इशिका रोते हुए अपने कदम पीछे लेने लगती है। वो कुछ बड़बड़ाए भी जा रही थी। नहीं, डैड को कुछ नहीं होगा। इतना कहकर वो रोते हुए वो वहां से बाहर की ओर भागने लगती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। तभी वह किसी से टकरा जाती है। वो अपनी पलकें ऊपर करके ऊपर देखती है तो सामने निखिल खड़ा था। मैं बहुत कंसर्न के साथ उसको देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू देखकर निखिल कहता है, व्हाट हैपेंड? तुम रो क्यों रही हो? और कहाँ जा रही थी तुम? तुम्हारे डैड वो ठीक तो है ना? इशिका रोते हुए निखिल के सीने से लग जाती है। उसकी ऐसी हालत देखकर निखिल का दिल तो मानो टूट ही गया था। वो खुद को रोक नहीं पाता है और अपना हाथ आगे बढ़ाकर इशिका को कसकर अपने सीने से लगा लेता है। उसकी आंखें भी नम हो चली थी। इशिका इस बात से अनजान थी कि सिर्फ वो ही एक इंसान थी जो निखिल के दिल को पिघला सकती थी। निखिल के सीने से लगकर इशिका जार जार रोने लगती है। निखिल बेचैनी से अपने हाथ से कभी उसको सिर को सहलाता तो कभी उसकी पीठ को सहलाता। थोड़ी देर बाद निखिल कहता है, इशिका शांत हो जाओ, बताओ मुझे क्या हुआ है? सब ठीक है ना? तुम्हारे डैड तो ठीक है ना? तुम ऐसे क्यों रो रही हो? इशिका लड़खड़ाती हुई आवाज़ में कहती है, डैड डैड को हार्ट अटैक आया है। ये सब मेरी वजह से, सब मेरी वजह से हुआ है। निखिल इशिका की कमर को पकड़कर वहीं पास के एक रूम में खींच लेता है और कहता है, आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें यहाँ इस तरह से अंदर खींच लिया, पर बाहर खिड़की पर रिपोर्टर्स थे और वो तुम्हारी पिक्चर लेने की कोशिश कर रहे थे। इशिका कहती है, रिपोर्टर्स? निखिल कहता है, हाँ, तुम्हारे डैड के हॉस्पिटल आने की खबर पूरे न्यूज़ में फैल चुकी है और हॉस्पिटल के बाहर रिपोर्टर्स की भीड़ लगी है। इशिका वहीं काउच पर बैठ जाती है
और रोते हुए कहती है, वो बस इतना चाहते थे कि मैं उनकी परफेक्ट डॉटर बनकर रहूं, जिस पर वो प्राउड कर सके। लेकिन मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैं एक बहुत बुरी बेटी हूँ। निखिल उसके चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए कहता है, शांत हो जाओ, तुम बुरी बेटी नहीं हो। यू आर ए ग्रेट डॉटर। सबको पता है कि तुम उनसे कितना प्यार करती हो। इशिका निखिल की आंखों में देखने लगती है। थोड़ी देर के लिए उन दोनों के बीच खामोशी पसरी रहती है। निखिल धीरे धीरे अपनी जगह पर खड़ा होता है और वो बाहर जाने लगता है। जैसे वो दरवाजे का डोर पकड़ता है खोलने के लिए, पीछे से इशिका की आवाज़ आती है, आई एम प्रेग्नेंट। इशिका को खुद भी नहीं पता था कि उसने ये बात निखिल को क्यों बताई थी। निखिल के हाथ अपनी जगह पर ही फ्रीज हो जाते हैं। इशिका कहती है, डैड को पता चल गया और वो ये शौक बर्दाश्त नहीं कर पाए। इतना कहकर वो निखिल के कुछ बोलने का इंतजार कर रही थी, पर निखिल ने ना तो अपने मुंह से एक शब्द निकाले थे और ना ही उसने मुड़कर इशिका को देखा था। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुलता है। निखिल दरवाजे से बाहर निकल जाता है। वो इस समय किसी सूखे पत्ते के जैसे बिना किसी मंजिल के चले जा रहा था। वो वहां से सीधे अपनी कार में जाकर बैठ जाता है। उसे इस बात का कोई होश नहीं था कि वो यहाँ क्यों आया था, पर इशिका ने जो कुछ भी कहा था उससे उसके होश जरूर उड़ गए थे। बस वो ही एक लड़की थी जो उसे इतना ज़्यादा हर्ट कर सकती थी। वो कार को स्टार्ट करता है और तेजी से हॉस्पिटल से बाहर निकल जाता है। पूरे 2 घंटे तक गुस्से से अपनी कार तेज स्पीड से इधर से उधर भगाने के बाद अंत में वो अपनी कार एक सुनसान बीच पर लाकर रोकता है। रात के 11 बज रहे थे। निखिल कार से निकलकर एक पत्थर पर बैठ जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, जिन्हें वो अब तक अपने गुस्से के पीछे छुपाए हुए था। उसकी हालत इस समय जो थी, उसे देखकर कोई भी ये कहने से इनकार कर देता कि यह निखिल ओबराय है। निखिल समंदर किनारे बैठे दूर तक फैले पानी को देखते हुए कहता है, मुझे हमेशा से ही पता था कि वो मेरी कभी नहीं होने वाली, तो फिर मुझे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है। ये सोच करके कि वो किसी और के इतने करीब, वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाता है। मेरा दिल पागल क्यों हुआ जा रहा है। मुझे पता है ये बच्चा साहिल का ही होगा। अच्छा तो है, वो उससे प्यार करती है। मुझे उसकी लाइफ में इंटरफेयर करने का कोई अधिकार नहीं है। निखिल ने अपने दिल की हालत कभी किसी के सामने बयान नहीं की थी और ना ही किसी के सामने करने वाला था, और खास करके इशिका के सामने तो कभी भी नहीं, क्योंकि वो हमेशा से जानता था कि इशिका उसके भाई को लाइक करती है। उसने कभी किसी को नहीं बताया कि पहली नज़र में जिस लड़की ने उसकी रातों की नींद और दिन का चैन चुरा ली थी, वो एक छोटी सी क्यूट सी प्यारी और मासूम लड़की थी, जिससे वो पहली बार ओबराय मेंशन में एक्सरसाइज करते समय मिला था। वो इडियट गलती से उसके कमरे में आ गई थी। उस दिन तो निखिल ने उसे डराकर ये बोल दिया था कि दोबारा कभी वो उसके आसपास भी ना आए, पर उस दिन के बाद वो कभी भी एक पल के लिए भी उसे भूल नहीं पाया था। सोते जागते पूरा समय बस उसके बारे में ही सोचता था। उसे बार बार वो पल याद आता जब वो उसके करीब था। उसका डरा हुआ चेहरा, हर बार वो खुद को ये कहकर झटक देता था कि वो अभी बच्ची है। मुश्किल से उसकी उम्र 17 से 18 की होगी। कुछ समय तक वो ऐसे ही उस फीलिंग को इग्नोर करने की कोशिश किया, पर फिर भी ना चाहते हुए भी उस दिन के बाद जो निखिल ओबराय मेंशन बहुत कम जाया करता था, उसने अब वहाँ जाना शुरू कर दिया था। इसी का जब भी ओबराय मेंशन जाती, निखिल दूर से ही उसे अपनी खाली नजरों से देखता। उसकी हर एक हरकत जो वो अपनी डेली लाइफ में किया करती थी, उसकी क्यूटनेस, उसकी प्यारी सी स्माइल, सिर्फ एक यही चीज़ थी जो निखिल के चेहरे पर स्माइल ले आती थी, वरना वो हंसना तो कब का भूल चुका था। और जब तक उसे इस बात का एहसास हुआ कि वो उस छोटी सी लड़की के प्यार में पड़ गया है, शायद बहुत देर हो चुकी थी। एक दिन निखिल बहुत सैड था, खुद को बहुत अकेला फील कर रहा था। आज ही के दिन उसकी लाइफ में एक तूफान आया था और उस तूफान ने उसकी पूरी दुनिया उजाड़ दी थी। उसकी माँ उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई थी। सिर्फ एक उसकी माँ ही थी जिसके सामने वो अपने दिल की बात रखता था, जिसके सामने वह रो सकता था। अपने डैड से वह सिर्फ फॉर्मल बातें ही करता था। अपने अकेलेपन से जूझता हुआ निखिल ना चाहते हुए भी उस दिन उस रास्ते पर चल पड़ा था जहाँ वो बस एक बार इशिका को अपने सामने देखना चाहता था। शायद इससे उसके दिल को थोड़ा सा सुकून मिल जाता। वो अपनी कार में बैठता है और ड्राइव करके इशिका के घर के पास जाता है।
अब तक निखिल ने इशिका के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा लिए थे, इसलिए उसे बहुत अच्छे से पता था कि इशिका का घर कहाँ है। जैसे ही वो उसके घर के सामने पहुंचता है तो देखता है कि इशिका अपनी कार में बैठ रही थी। शायद वो कहीं जा रही थी। जैसे ही वो कार ड्राइव करना शुरू करती है, निखिल भी अपनी कार उसके कार के पीछे लगा लेता है। इशिका एक कैफे के सामने आकर रुकती है और उसके अंदर चली जाती है। थोड़ी देर वहीं पर कार में ही बैठे निखिल किसी सोच में डूबा हुआ था। फिर धीरे से कार का डोर अनलॉक करके बाहर आता है और वो भी अंदर की ओर बढ़ जाता है। जैसे ही वो अंदर अपने कदम रखता है, उसके कानों में एक आवाज़ पड़ती है। वो इस आवाज़ को बहुत अच्छे से जानता था। उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। मुझे लगता है कि मैं साहिल को पसंद करती हूँ। आई थिंक आई एम इन लव विद हिम। इशिका के द्वारा कहे गए शब्द जैसे निखिल के कानों में पड़ते हैं, उसके पैर जो उसने शॉप के अंदर एंटर करने के लिए बढ़ाए थे, वहीं के वहीं जम जाते हैं। कुछ समय तक वह बेसुध सा खड़ा ही रह जाता है। उसे अपने दिल में एक अजीब सा दर्द महसूस होता है और वो बिना कोई बात सुने अपने कदम धीरे धीरे पीछे लेते हुए फिर से अपनी कार में आकर बैठ जाता है। निखिल की आंखों में आंसू आ गए थे। पिछली बार वह तब रोया था जब उसकी माँ की डेथ हुई थी। वो कार स्टार्ट करता है और तेज ड्राइव करते हुए वहां से निकल जाता है और अपनी कार सीधे एक बार के सामने लाकर रोकता है। जिंदगी में आज पहली बार वो किसी बार में आया था। निखिल की आदत में यह सब कभी था ही नहीं। वो हमेशा से सिर्फ अपनी फैमिली बिजनेस को संभालने में अपना पूरा समय लगा देता था। पूरी जिंदगी में शायद पहली बार ऐसा हुआ था जब वह खुद के बारे में सोचने लगा था। उसके मॉम के जाने के बाद उसके डैड ने दूसरी शादी भी की थी, पर साहिल के जन्म के 3 साल बाद ही उनका डाइवोर्स हो गया। अब उसके डैड की तबीयत हमेशा खराब रहने लगी थी। बहुत छोटी उम्र से ही उसने काम करना शुरू कर दिया था। वो अपनी स्टडी के साथ साथ कंपनी को भी मैनेज करता था और तब जाकर आज यहाँ पहुँचा था। दूसरी तरफ उसका भाई साहिल था, जो पूरा समय अय्याशी में इधर उधर मस्ती करने में गंवा देता था। निखिल तो कभी भी उन सब चीज़ों का मतलब भी नहीं जान पाया था। वो एक बहुत ही कम दायरे में सिमट कर रह गया था। अपनी मॉम के जाने के बाद उसने अपने बिजनेस को ही अपना लाइफ बना लिया था और वह ओबराय मेंशन से अलग एक विला में रहता था। ये विला शहर से दूर एक फौज इलाके में थी, जिसे उसने अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद ली हुई थी। उसके दिमाग में इशिका की बातें घूम रही थी। उस दिन अपनी लाइफ में पहली बार उसने ड्रिंक को हाथ लगाया था और वो ज़रूरत से ज़्यादा ही ड्रिंक कर रहा था। उसके बॉडीगार्ड उसके पीछे ही थे। हालांकि इस बात की खबर उन्होंने उसे लगने नहीं दी थी। उसका बॉडीगार्ड विकी उसके पास आते हुए कहता है, बस कीजिए बॉस, कितना पियेंगे आप? ऐसे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। निखिल उसे इस तरह से घूरता है कि वो बॉडीगार्ड डर के 2 कदम पीछे चला जाता है। पीते पीते जब वो बेहोश हो जाता है तो उसके बॉडीगार्ड उसको उठाकर वापस उसके विला लाते हैं। उस दिन के बाद निखिल ने ओबराय मेंशन भी जाना छोड़ दिया था। खुद को जितना हो सके इशिका की नज़रों से दूर रखना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि वो उसे अपने सामने देखेगा तो खुद को उसके पास जाने से रोक नहीं पाएगा। निखिल ने जब पहली बार रणविजय मेहरा के साथ उसे अपने नए प्रोजेक्ट में एक पार्टनर के रूप में देखा था, तो वो चाहता था कि इस पार्टनरशिप को यहीं कैंसिल कर दे, पर फिर उसके दिल ने उसे ऐसा करने से रोक दिया था। कम से कम इस तरह वो उसकी आंखों के सामने तो थी, कुछ समय के लिए ही सही। इधर निखिल के जाने के बाद इशिका फिर से रोने लगती है। फिर वो थोड़ी देर बाद बाहर आकर अपने डैड के रूम के सामने चेयर पर बैठ गई थी। समुद्र किनारे बैठे निखिल को कम से कम 2 घंटे से ऊपर हो चुके थे और अब रात के 1:30 बज चुके थे। निखिल अपने ख्यालों से बाहर आता है। उसकी नज़र टाइम पर जाती है। उसे इशिका का ख्याल आता है। मैं ऐसे उसे अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? वो तकलीफ में है, मुझे उसके पास जाना होगा। वो जल्दी से अपनी जगह से खड़ा होता है और कार में बैठकर उसे अस्पताल की ओर मोड़ देता है। आधे घंटे बाद 2 बजे के आसपास वो हॉस्पिटल पहुंचता है तो देखता है कि इशिका अपनी आंखें बंद किए, उदास चेहरा, गाल अभी भी आंसुओं से भीगे हुए थे। वो इस समय किसी अकेली लाचार बच्चे की तरह लग रही थी, जो एक कोने में सिमटी हुई थी। निखिल अपने होंठ भींच लेता है। जल्दीबाजी में वो अपना एक कदम उसकी ओर लेता है। तभी उसकी नज़र इशिका के सामने वाली सीट पर बैठे साहिल पर जाती है। बेबस होकर वो अपने कदम वहीं रोक लेता है
और फिर साहिल की बगल में जाकर बैठ जाता है। इशिका को अपने सिर में दर्द महसूस हो रहा था। वो अपनी आंखें खोलती है तो देखती है कि साहिल और निखिल उसके सामने वाली सीट पर बैठे हुए थे, जबकि श्रेया एक कोने में खड़ी अपने पैरों को टेप कर रही थी। तभी गिलास डोर ओपन होता है और राहुल तेज कदमों से उसके पास आता है। इशिका जब उसको देखती है तो एक बार फिर उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो कसकर राहुल के गले लग जाती है और रोते हुए कहती है, राहुल, आई डोंट वांट टू लूज हिम। राहुल उसको अपनी बाहों में भरते हुए उसके कान में कहता है, कुछ नहीं होगा उनको, ठीक हो जाएंगे वो, रिलैक्स। इशिका जब थोड़ी शांत होती है तो राहुल कहता है, क्या हुआ था उन्हें? इशिका कहती है, हार्ट अटैक। राहुल चौंकते हुए, पर वे तो हेल्थी थे ना। फिर अचानक से इशिका थोड़ी देर चुप हो जाती है। मुझे कुछ नहीं पता। वो राहुल को अभी इस बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहती थी। राहुल इशिका के हाथों को अपने हाथों से कसकर पकड़ते हुए कहता है, डोंट वरी, मैं हूं ना, मेरा यकीन करो, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, क्योंकि वो ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि तुम्हें उनकी ज़रूरत है। इशिका का दिल इस समय टुकड़ों में टूट रहा था जब वो ये सोच रही थी कि कैसे उसने अपने डैड से झूठ बोला, उनका रूल तोड़कर पार्टी में गई, साहिल पर भरोसा किया। अपने डैड की बात ना मानने की सज़ा तो उसे मिलनी ही थी। उसने सोचा था कि साहिल सिचुएशन को समझेगा और इसे समझदारी से हैंडल करेगा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अब ये साहिल वो इंसान था ही नहीं जिस पर इशिका ने भरोसा किया था। मैं तुम्हारे साथ हूँ, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो कि तुम अकेली हो। राहुल की यह बात इशिका के लिए बहुत बड़ी बात थी। इशिका उसके हाथ को और कसकर पकड़ लेती है। अकेले एक राहुल के सपोर्ट ने उसे बहुत हिम्मत दी थी। तभी इशिका की नज़र निखिल पर पड़ती है तो देखती है कि वो उन दोनों को ही घूर रहा था। इशिका को उसका चेहरा देखकर कुछ समझ में नहीं आया कि वो गुस्सा था, नाराज था या फिर दुखी था, पर उसकी आंखें इशिका के हाथों को घूर रही थी जिसे राहुल ने कसकर पकड़ा हुआ था। जब निखिल की नज़र इशिका पर पड़ती है और दोनों की नज़रें टकराती हैं तो निखिल अपनी नज़रें फेर लेता है। इशिका को बहुत बुरा लगता है। डॉक्टर आकर बताते हैं कि पेशेंट अब खतरे से बाहर है। अभी वे लोग उन्हें 2 दिन अंडर ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। इसी का एक गहरी राहत की सांस लेती है। जब से उसके डैड हॉस्पिटल आए थे तब से अब जाकर उसे शांति मिली थी। उसके डैड सिर्फ उसके डैड नहीं थे, उसके सब कुछ थे। उसकी फैमिली में इकलौते वही बचे थे और वो उन्हें खोना नहीं चाहती थी, क्योंकि श्रेया के साथ उसके रिश्ते पहले ही अच्छे नहीं थे। उसके डैड को अगर कुछ हो जाता तो वह बिल्कुल अकेली पड़ जाती। 2 दिन बाद अब जाकर उन्हें होश आया था। श्रेया उनके साथ उनके वार्ड के अंदर थी। थोड़ी देर बाद वो कमरे से बाहर आती है। इसी का अंदर जाने के लिए जैसे ही दरवाजे पर खोलने के लिए हाथ रखती है, श्रेया उसे रोक देती है। डैड तुमसे मिलना नहीं चाहते। इशिका का दिल धक से रह जाता है। क्या उसके डैड उससे नफरत करने लगे थे? उसकी आंखें भर आती हैं और वो उन्हें बहने से रोकने की कोशिश करते हुए कहती है, यू आर लॉइंग। क्या तुम ये चाहती हो कि मैं इसे प्रूव करूं? ठीक है फिर, खुद अपने कानों से सुन लो। इतना कहकर श्रेया अपने सेल फोन में एक ऑडियो प्ले कर देती है जिसमें उसके डैड कह रहे थे कि वो उसे अंदर ना आने दे। इशिका के पैर लड़खड़ा जाते हैं। वो डोर के सहारे खुद को संभालती है। श्रेया कहती है, तो अब बोलो, अब तुम्हें विश्वास हो गया ना? क्या तुम ये चाहती हो कि डैड तुम्हें देखें और फिर से उनकी तबीयत खराब हो जाए? इशिका अपने आंसू पोंछते हुए वहीं चेयर पर बैठ जाती है और कहती है, मैं यहीं पर इंतजार करूंगी। मुझे पता है वो मुझे अंदर जरूर बुलाएंगे। वह मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मुझे इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकते। आधे घंटे बाद बलराज ओबराय, साहिल और निखिल के डैड हॉस्पिटल रणविजय से मिलने आते हैं। श्रेया उन्हें अंदर लेकर जाती है। इशिका को कुछ समझ में नहीं आता है कि उसके डैड ने उससे मिलने से मना कर दिया और उस लड़के के फादर से क्यों मिलना चाहते हैं जो कि उनकी बेटी का गुनाहगार है। इशिका जानना चाहती थी कि वे लोग क्या बातचीत कर रहे हैं। वो कमरे के दरवाजे के पास जाती है और डोर को पकड़कर थोड़ा सा खोल देती है ताकि वो उनकी आवाज़ सुन सके। रणविजय कहते हैं, आपको यहाँ बुलाने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बलराज कहते हैं, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। निखिल ने जब मुझे इन सब बातों के बारे में बताया तो मैं खुद आपसे मिलने आने वाला था। रणविजय कहते हैं, मैं आपके बेटे और अपनी बेटी के बारे में बात करना चाहता हूँ।
इशिका अपनी सांस रोके खड़ी थी। उसे पता था कि आगे किस बारे में बात होने वाली है। रणविजय कहते हैं, इशिका 4 वीक प्रेग्नेंट है और ये बच्चा आपके बेटे साहिल का है। ये सब बोलते हुए इशिका देखती है कि कैसे उसके डैड सिरिया के हाथों का सहारा लिए हुए थे। तकलीफ उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। बलराज ओबराय कहते हैं, साहिल इस बच्चे को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। मैंने उससे इस बारे में बात की थी। श्रेया और रणविजय ये सुनकर शौक हो जाते हैं, जबकि इशिका के पैर फिर एक बार लड़खड़ा जाते हैं। वो कैसे भी खुद को संभालते हुए दरवाजे के सहारे खड़ी थी। रणविजय कहते हैं, और मेरी बेटी का क्या? वह कोई मशीन नहीं है जो आपके बेटे को उसका बच्चा पैदा करके देगी। बलराज कहते हैं, मैं समझता हूँ और मैं भी नहीं चाहता कि मेरा पोता जब इस दुनिया में आए तो एक टूटे हुए परिवार में आए। इस बच्चे के जिम्मेदार वो दोनों ही हैं। इसकी जिम्मेदारी भी उन दोनों को उठानी होगी। रणविजय कहते हैं, मिस्टर ओबराय, आपके कहने का मतलब क्या है? मैं कुछ समझा नहीं। बलराज कहते हैं, उन दोनों को शादी करनी होगी। इससे पहले कि मीडिया को इस सिचुएशन की कानों कान खबर लगे, हमें उनकी शादी करनी होगी। साहिल ने अपने प्ले बॉय वाली हरकतों से पहले ही मुझे बहुत ज़्यादा एम्बरेंस कर चुका है। मैं नहीं चाहता कि उसकी इस हरकत के बारे में मीडिया को कुछ भी खबर लगे और मेरी रेपुटेशन बुरी तरह से गिर जाए। इशिका एकदम से बहुत परेशान हो गई थी। उसका हाथ कांपने लगा था। वो अब उस इंसान के साथ एक पल भी नहीं गुजार सकती थी जिसने उस पर, उसके कैरेक्टर पर इतना घटिया इल्जाम लगाया। रणविजय कहते हैं, अगले हफ्ता कैसा रहेगा? बलराज कहते हैं, हाँ, अगले हफ्ते ठीक रहेगा। इतना कहकर वो खड़े हो जाते हैं। इशिका 2 कदम पीछे हट जाती है। डोर ओपन होता है और बलराज ओबराय बाहर आते हैं। इशिका को एक नज़र देखकर कहते हैं, मेरे पोते का ख्याल रखना। फिर वहां से चले जाते हैं। इशिका के पैर तो अपनी जगह पर ही जम गए थे। तभी श्रेया बाहर आकर कहती है, डैड तुमसे मिलना चाहते हैं। इतना कहकर वो वापस से अंदर चली जाती है। इशिका धीरे से दरवाजा खोलकर बाढ़ के अंदर एंटर करती है। श्रेया उसे घूर रही थी। रणविजय कहते हैं, मैंने तुम्हारा रिश्ता उस लड़के के साथ तय कर दिया है जो इन सब का रिस्पॉन्सिबल है। इशिका को तो ये बात पहले ही पता थी। वह अपने डैड से कुछ भी नहीं कहती है और बाढ़ का दरवाजा खोलकर बाहर चली आती है। चाहे कुछ भी हो जाए, पर वो साहिल से शादी नहीं करेगी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि मात्र 2-3 दिनों में साहिल ने अपना फैसला बदल दिया। रातों रात उसका हृदय परिवर्तन कैसे हो गया कि उसके डैड रिश्ते की बात लेकर आ गए। वो वहां से सीधा साहिल के अपार्टमेंट जाती है और डोरबेल बजाती है। साहिल दरवाजा खोलता है। इशिका अंदर आती है तो वही कॉर्नर में ही उसे एक लगेज दिखाई देता है। इशिका कहती है, ओह, तो तुम जा रहे हो? साहिल उसकी नज़रें अवॉइड करते हुए, हाँ, मैं पहले ही बहुत ज़्यादा देर कर चुका हूँ। इशिका कहती है, तुम्हारे डैड मेरे डैड के पास आए थे। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, पर उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। साहिल कहता है। इशिका कहती है, उन्होंने कहा कि तुम मुझे और मेरे बेबी को एक्सेप्ट करना चाहते हो। साहिल कहता है, मैं तुमसे अभी कोई बात नहीं कर सकता। मुझे मेरे फ्लाइट के लिए देर हो रही है। इशिका अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहती है, तुम बिना कुछ क्लियर करे यहाँ से नहीं जा सकते। साहिल अपना लगेज किनारे करते हुए कहता है, ओके फाइन, लेट्स टॉक। मैं तुम्हें अपनी लाइफ में चाहता हूँ, पर मैं इस बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करूँगा। फैसला तुम्हारे हाथ में है, ये बच्चा या फिर मैं। इशिका कहती है, ये बच्चा मेरी बॉडी का पार्ट है, यू नो व्हाट। तुम्हारे डैड ने मुझसे क्या कहा कि मैं उनके ग्रैंड चाइल्ड का ध्यान रखूं? सबको इस बारे में पता चल चुका है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम बच्चे को रखना चाहते हो या नहीं। मैं इस बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। साहिल अपने एक कदम इशिका की ओर बढ़ाता है और उसके पास आ जाता है। अब वे दोनों फेस टू फेस थे। साहिल कहता है, आई कांट बिलीव दिस। तुम मेरी जगह इस बच्चे को चूज कर रही हो, वो बच्चा जो अभी इस दुनिया में आया भी नहीं है। इशिका गुस्से से कहती है, साहिल, ये बच्चा मेरे अंदर पल रहा है। सिर्फ तुम्हारी सेल्फिशनेस की वजह से मैं एक जिंदगी को मार नहीं सकती। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। क्या तुम्हें ये बात दिखाई नहीं देती कि हमें अगर सब कुछ ठीक करना है तो इस बच्चे को एक्सेप्ट करना होगा। वी हैव टू टेक राइट डिसीजन। साहिल कहता है, और तुम्हारे अकॉर्डिंग राइट क्या है? इशिका कहती है, यही कि हम अपनी फैमिली के लिए इस बच्चे को एक्सेप्ट करें और उन्हें यह समझाएं
कि ये शादी हमें कोई खुशियाँ नहीं दे सकती, क्योंकि हम दोनों का रिश्ता इतना ख़राब हो चुका है कि आई डोंट थिंक मैं तुम पर फिर कभी विश्वास कर सकती हूँ। इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। नहीं रहना मुझे किसी ज़बरदस्ती के रिश्ते में। साहिल कहता है, वाओ, यू हैव ए ग्रेट प्लान। लेकिन मैं इस प्लान का हिस्सा बिल्कुल नहीं हूँ। मैं बिल्कुल नहीं हूँ जिसे तुम अपने जाल में फंसा लो। इशिका उसे एकटक देखती ही रह जाती है, पर इस बार उसकी आंखों में कोई इमोशन नहीं था। बड़े ही शांत लहजे में कहती है, एक्चुअली बेवकूफ़ तुम नहीं हो, बेवकूफ़ तो मैं हूँ। तुम्हारे इस चार्मिंग पर्सनालिटी, फेस केयरिंग नेचर की वजह से मैं बेवकूफ़ बन गई। आंखें बंद करके तुम पर भरोसा किया। साहिल कहता है, स्टॉप दिस नॉनसेंस। तुम मुझे बोल रही हो खुद स्वीट इनोसेंट गर्ल बनने का नाटक करती रही। ये सब तुम्हारा ही प्लान होगा। इशिका गुस्से से कहती है, बस अपनी बकवास बंद कर लो। मैं तुम्हारे जैसे डबल स्टैंडर्ड वाली नहीं हूँ। मेरा जैसा भी नेचर है सबके सामने है। कम से कम मैं किसी के सामने केयरिंग और प्रोटेक्टिव होने का पेंटेड तो नहीं करती। साहिल हंसते हुए कहता है, मुझे पता है तुम कितनी इनोसेंट हो। पहले तो तुम मेरे साथ सोई और फिर अब मेरे ही भाई को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही हो। क्या तुम्हें यह लगता है कि मुझे ये सब दिखाई नहीं देता? इसी का एक थप्पड़ खींचकर साहिल को दे मारती है और अपनी उंगली उसके चेहरे के सामने करते हुए गुस्से से कहती है, डोंट यू डियर मिस्टर साहिल ओबराय। तुम्हें मेरे कैरेक्टर पर क्वेश्चन करने का कोई हक नहीं है, समझे तुम? साहिल गुस्से से कहता है, ये मत समझो कि मुझे कुछ पता नहीं है। उस दिन जो कुछ भी हुआ वो सब कोइंसिडेंट नहीं था। जब मैंने रिसॉर्ट में तुम्हें और निखिल भाई को देखा था तभी समझ गया था कि तुम दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है। मैंने देखा था कि निखिल भाई तुम्हें कैसे देख रहे थे और तुम भी तो उन्हें वैसे ही देख रही थी। मैं तभी समझ गया था, पर अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में तुमने मुझे बेवकूफ़ बना दिया। इशिका गुस्से से कहती है, हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं है। आई कांट बिलीव दिस। तुम्हारी सोच कितनी घटिया भी हो सकती है। हम दोनों सिर्फ एक प्रोजेक्ट के साथ काम कर रहे हैं और कुछ नहीं। साहिल कहता है, मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। इशिका कहती है, आई वार्न यू लास्ट टाइम। मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाने की हिम्मत भी मत करना। साहिल कहता है, ओके फाइन, जस्ट वेट। इतना कहकर वो अपने बैग से एक एनवेलप निकालता है और उसमें से कुछ फोटोज निकालकर इशिका के मुंह पर फेंकता है। इशिका जब उन फोटोज को देखती है तो अपनी जगह पर ही जम जाती है। इन फोटोज में इशिका ने निखिल की शर्ट पहनी हुई थी और वो उस समय निखिल के रूम में थी। यह फोटोज उसी दिन के थे जिस दिन वो बेहोश हो गई थी और निखिल ने उसकी हेल्प की थी। इशिका सूखी हंसी हंसते हुए कहती है, ओह, तो इस वजह से तुम मुझे इतना कुछ सुना रहे हो। कितनी अजीब बात है ना साहिल। 3 सालों से हम दोस्त हैं, तुम्हें मेरे ऊपर इतना भी भरोसा नहीं है। फिर वो एक गहरी सांस लेती है और कहती है, फिर भी मैं एक बार तुम्हें सच्चाई जरूर बताऊंगी। उस दिन इस प्रेगनेंसी की वजह से मुझे वोमिट हुआ था। मैंने अपनी पूरी ड्रेस गंदी कर ली थी और मैं बेहोश हो गई थी। तुम्हारे भाई ने सिर्फ मेरी मदद की। यू नो व्हाट, आज मुझे एक बहुत बड़ी बात समझ में आई। मिस्टर ओबराय और तुम्हारे बीच का फर्क समझ आया है। बेशक वो खड़ूस हैं, कम बोलते हैं, मेरी उनसे एक पल भी नहीं बनती, पर फिर भी ही इज ए जेंटलमैन। तुमसे तो लाखों गुना अच्छे हैं वो। मुझ पर नहीं तो कम से कम अपने भाई पर ही विश्वास कर लेते। तुम्हारे जैसे प्ले बॉय नहीं है वो। सच बोलूं तो तुम उनके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हो। साहिल गुस्से से कहता है, ये तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कोई नई बात नहीं है। तुम ये पहले से ही जानती थी कि मैं एक प्ले बॉय हूँ। फिर तुम आज तक मेरे साथ क्यों थी? क्या यह सब इसलिए नहीं था क्योंकि तुम मुझे फंसाना चाहती थी? और देखो ना, तुमने मुझे फंसा भी लिया। मेरे डैड मुझे शादी के लिए फोर्स तक करने लगे हैं और ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। और रही बात निखिल भाई की, तो तुम्हारे दिल की बात तुम्हारे जुबान पर आ ही गई। मुझे पता था वो तुम्हें अच्छे लगते हैं। फिर वो इशिका की आंखों में आंखें डालकर कहता है, मुझे तो इस बात पर भी शक है, ये बच्चा मेरा है भी या नहीं। इशिका की आंखें बड़ी हो जाती हैं और आंसू उसके गालों को भिगोते हुए नीचे गिरने लगते हैं। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और थोड़ी देर बाद अपनी आंखें खोलती है और कहती है, चाहे तुम एक्सेप्ट करो या नहीं, पर इसमें सच्चाई नहीं बदलने वाली। और मुझे तुम्हारी इस बात पर जरा सी भी हैरानी नहीं हो रही है, क्योंकि मैं अब जान चुकी हूँ कि तुम किस तरह के इंसान हो। मुझे अब तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा। साहिल कहता है,
इवन आई डोंट बिलीव यू एनी मोर। इशिका कहती है, इससे पहले कि तुम यहाँ से जाओ, एक बार अपने डैड को ये जरूर बोल देना कि इशिका तुमसे शादी किसी भी कीमत पर नहीं करेगी। उसका बच्चा अब सिर्फ उसका है। और एक आखिरी बात, दोबारा कभी मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश मत करना। जिस बच्चे को आज तुमने ठुकराया है, फ्यूचर में इस बच्चे का ख्याल भी अपने दिमाग में मत लाना, क्योंकि इसके फादर होने का हक तुम खो चुके हो। अब इसकी मम्मा भी मैं हूँ और इसके डैडी भी। गुड बाय फॉर एवर। भगवान करे हमारी मुलाकात फिर कभी ना हो। इतना कहकर वो अपने टूटे हुए दिल के टुकड़े अपने अंदर समेटकर उसके अपार्टमेंट से बाहर निकल जाती है। 3 दिन बाद रणविजय को अस्पताल से डिस्चार्ज मिल गया था। अलार्म की आवाज़ से इशिका की नींद खुलती है। उसे याद आता है कि आज उसे रिजॉर्ट कुछ ज़रूरी काम से जाना है। शावर लेने के बाद वो अपने मिरर के सामने खड़ी थी। उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो गए थे। उसने कई दिनों से चैन की नींद नहीं ली थी। अपने डार्क सर्कल को छुपाने के लिए वो थोड़ा अधिक मात्रा में कंसीलर यूज़ करती है। वो नहीं चाहती थी कि लोग उसे ऐसे देखें। तैयार होकर जब वह बाहर आती है तो उसका ध्यान डाइनिंग टेबल पर जाता है, जहाँ सिजा और उसके डैड बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। इशिका की हिम्मत नहीं होती है कि वो वहाँ जाकर अपने डैड के साथ ब्रेकफास्ट करे, जैसे कोई कुछ हुआ ही नहीं है। पहले ही उसने उन्हें बहुत ज़्यादा पेन पहुँचाया था। अब वो उन्हें और ज़्यादा दुखी नहीं करना चाहती थी। इसलिए वो डिसाइड करती है कि वह सीधे काम पर चली जाएगी। ऑफिस पहुंचकर वो सरा के केबिन की ओर चली जाती है। सरा उसको देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, हाय इशिका, कैसी हो तुम? और तुम्हारे डैड कैसे हैं? इशिका कहती है, अब भी ठीक हैं। सरा नोटिस करती है कि ये बोलते हुए इशिका की आवाज़ थोड़ी लड़खड़ा गई थी। वो उसको चिल करने की कोशिश करते हुए कहती है, रिलैक्स डियर, आओ थोड़ी देर मेरे साथ बैठो। इशिका स्वरा के बगल में ही काउच पर बैठ जाती है। स्वरा कहती है, क्या हुआ इशिका, तुम मुझे अपसेट लग रही हो। स्वरा की कंसर्न भरी आवाज़ सुनकर इशिका खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती है और रोने लगती है। स्वरा उसे शांत करने की कोशिश करती है और कहती है, बताओ तो क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारे डैड अब ठीक है ना? इशिका रोते हुए कहती है, सब कुछ खत्म हो गया मैम, मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। इससे ज़्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता। सरा टेबल पर से पानी का गिलास उठाती है और उसे इशिका की ओर बढ़ाते हुए कहती है, ये लो थोड़ा सा पानी पी लो। इशिका उनके हाथ से गिलास लेकर पानी पीती है। सरा कहती है, अब एक गहरी सांस लो और शांति से मुझे बताओ कि बात क्या है, आखिर हुआ क्या है जो तुम ऐसे रोए जा रही हो। इशिका रोते हुए कहती है, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है और मेरी इसी गलती ने मेरे डैड को बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। अब तो मुझे उनसे बात करने में भी शर्म आती है। मैं उनके सामने जाने से बचती हूँ। सोरा इशिका के सिर पर हाथ रखते हुए कहती है, इशिका, तुम्हारे डैड तुमसे बहुत प्यार करते हैं। ऐसे उनसे भागती रहोगी तो कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। बात करो उनसे, वो तुम्हारी बात सुनेंगे। इशिका कहती है, मुझे नहीं लगता कि अब वे कभी भी मुझसे बात करेंगे। सोरा कहती है, इशिका, तुम्हें पता है जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें ज़्यादा समय तक एक दूसरे से दूर नहीं रख सकती। और मुझे पता है कि तुम्हारे डैड तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुम बस उनसे बात करो। इशिका थोड़ी देर चुप रहती है और फिर कहती है, आप सही कह रही हैं, ऐसे अवॉइड करते रहने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। मुझे उनसे बात करनी होगी। अब शाम के 6 बज चुके थे। ऐसे तो इशिका 5 बजे तक फ्री हो जाती थी और घर के लिए निकल भी जाती थी, पर आज उसके पास काम थोड़ा ज़्यादा था। वो काफ़ी दिनों से छुट्टी पर थी। तभी वो नोटिस करती है कि आज सुबह से ही उसने निखिल को नहीं देखा है और ना ही रीता को। इशिका खुद से ही कहती है, आखिर मैं उनके बारे में सोच ही क्यों रही हूँ? गए होंगे कहीं, मुझे उससे क्या करना। ऋषिका लॉबी में आती है। वो घर जाने के लिए निकल रही थी। जब वो पार्किंग लॉट में जाती है तो देखती है कि रीता निखिल से कुछ बात कर रही थी। वो दोनों उसकी ओर मुड़ते हैं। निखिल और ऋषिका की नज़रें टकराती हैं। निखिल अपनी नज़रें फेर लेता है। उसने पूरा दिन रिसोर्ट से बाहर ही बिताया था और अब जाकर वो 6 बजे रिसोर्ट वापस आया था, क्योंकि वो जानता था कि 5 बजे तक ऋषिका जा चुकी होती है। उसको ऐसे नजरें फेरता देख इशिका को ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसके दिल पर छुरियां चला दी हो। वो एक
सूखी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लाती है और मन ही मन कहती है, मुझे पता है जैसे डैड मुझसे नफरत करने लगे हैं वैसे ही सब मुझसे नफरत करेंगे। ज़रूर वो ये सोच रहे होंगे कि मैं कितनी घटिया लड़की हूँ, शादी से पहले ही किसी के बच्चे की माँ बनने वाली। खैर इसमें उनकी कोई गलती भी नहीं है। इशिका अपनी सोच में खोई हुई थी कि तभी रीता की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है। रीता कहती है, हे इशिका, हाउ इज़ योर डैड? इशिका थोड़ा संभलते हुए कहती है, हाँ वो ठीक है, अब पहले से बेटर है। रीता कहती है, दैट्स ग्रेट। वो हमारे ऑफिस की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है और वो एक हार्ड वर्किंग बिजनेसमैन भी हैं। उनकी हेल्थ हमारे लिए मायने रखती है। रीता के इस फेक स्वीटनेस पर इशिका सिर्फ मुस्कुराने के सिवाय और कुछ नहीं कर सकती थी। इशिका कहती है, एक्सक्यूज़ मी, मुझे घर जाना है। उसने एक बार भी निखिल की ओर अपनी नज़र उठाने की हिम्मत दोबारा नहीं की थी, क्योंकि वो वही रूखापन एक बार फिर उसकी आंखों में नहीं देखना चाहती थी जो अभी थोड़ी देर पहले उसने महसूस किया था। इशिका वहाँ से जाने लगती है कि तभी रीता कहती है, तुम्हें इतनी देर तक काम नहीं करना चाहिए, ये तुम्हारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। इशिका की धड़कनें एकदम से रुक सी जाती हैं। क्या रीता को उसकी प्रेगनेंसी के बारे में पता था? पर उसे कैसे पता हो सकता है? कहीं निखिल ने तो इशिका और ज़्यादा हर्ट फील करती है। ना चाहते हुए भी उसकी नज़रें निखिल की ओर चली जाती हैं। कम से कम उसने निखिल से तो ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की थी। वो सच में बहुत बड़ी इडियट थी। एक बार धोखा खाकर भी नहीं संभली। निखिल इशिका की ओर देखता है। उसे समझते देर नहीं लगती कि वो क्या सोच रही है, पर इससे पहले कि वो कुछ कहता, इशिका बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। वो इतनी दुखी थी कि उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। कैसे भी खुद को संभालते हुए वो घर पहुंचती है और सीधे अपने रूम में जाकर बेड पर लेट जाती है। पता नहीं क्यों, पर उसका दिल यकीन करने को तैयार नहीं था कि निखिल उसके भरोसे का इस तरह मजाक बनाएगा। थोड़ी देर बाद उसकी मेड डिनर उसके रूम में लेकर आती है। इशिका बैठकर डिनर कर रही थी। उसका खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। वो अपने डैड को बहुत मिस कर रही थी। उसकी यह डेली की रूटीन थी कि वो अपने डैड के साथ ही बैठकर डिनर किया करती थी। जब वो अपना डिनर ख़त्म कर लेती है तो मेड उसकी प्लेट लेने के लिए वापस आती है। इशिका पूछती है, आंटी डैड कहाँ है? मेड कहती है, वो इस समय लिविंग रूम में है। इशिका कहती है, ठीक है, आप जाइए। इशिका खुद को तैयार करती है अपने डैड का सामना करने के लिए। जब वो लिविंग रूम में जाती है तो देखती है कि उसके डैड बैठकर टीवी देख रहे थे। इशिका उनके पास जाकर कहती है, डैड क्या हम बात कर सकते हैं? थोड़ी देर वहाँ खामोशी छाई रहती है। हिम्मत करके इशिका फिर कहती है, डैड मुझे पता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मुझे आपसे साहिल के बारे में छुपाना नहीं चाहिए था। बट आई श्योर डैड, मैं आपसे बताना चाहती थी, पर मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। रणविजय उसकी बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं और कहते हैं, मिस्टर ओबराय ने मुझे शादी न कर पाने के कारण माफ़ी मांगने के लिए फ़ोन किया था। क्या इस मामले में तुमने भी कुछ किया? इशिका अपना सिर नीचे कर लेती है। रणविजय सख्ती से कहते हैं, मैंने पूछा, क्या तुमने इस मामले में कुछ भी किया है? इशिका डरते डरते कहती है, डैड मैं साहिल से मिलने गई थी, वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता और मैं भी। रणविजय गुस्से में कहते हैं, उसे इस शादी के लिए हाँ करनी होगी। मैं उसे इस तरह से अपने और अपनी फैमिली का नाम खराब करने नहीं दे सकता। उसे इसकी कीमत चुकानी ही होगी। इशिका कहती है, डैड आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद अब उसे अपनी लाइफ में नहीं चाहती। रणविजय कहते हैं, इशिका तुम ये बात नहीं समझ सकती। मेरे बिजनेस राइवल्स इस न्यूज़ को मेरे खिलाफ यूज़ कर सकते हैं। तुम द ग्रेट बिजनेस टाइकून रणविजय मेहरा की बेटी हो, किसी आम इंसान की बेटी नहीं हो। इशिका कहती है, डैड मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं कुछ ना कुछ करके इसे हैंडल कर लूँगी। रणविजय इशिका को पूरी तरह इग्नोर करते हुए अपनी व्हीलचेयर आगे बढ़ाकर लिविंग रूम के बाहर निकल जाते हैं। इशिका देखती है कि श्रेया उसकी ओर आ रही थी। वो उसके पास आते हुए कहती है, देखा मैंने कहा था ना, डैड के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनकी सो कॉल्ड बिजनेस है, ना कि उनकी डॉटर की खुशियाँ। इशिका कहती है, तुम डैड के बारे में ऐसे मत बोलो, उन्हें हम दोनों की ही फिक्र है और मेरी सिचुएशन तुम्हारी जैसी नहीं है। श्रेया हंसते हुए कहती है, या यू आर राइट, तुम्हारी सिचुएशन तो मुझसे भी गई गुजरी है। आई होप कि तुम्हें उनका ये क्रूअल साइड बहुत पसंद आ रहा होगा।
खैर मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, तुम्हें भी उसी तकलीफ से गुजरता देख जिससे मैं गुजरी थी। इशिका कहती है, आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो? मुझे तकलीफ में देखकर तुम्हें क्या मिल जाएगा? श्रेया कहती है, तुम्हें तकलीफ में देखकर मुझे सुकून मिलता है, क्योंकि मेरी सफरिंग की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। इशिका कहती है, तो क्या इन सबसे तुम्हारा विशाल तुम्हें वापस मिल जाएगा? श्रेया की आंखों में एक दर्द उभर आता है और वो एक भारी आवाज़ में कहती है, नहीं आ सकता वापस, क्योंकि तुमने उसके पास वापस आने के सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। इशिका कहती है, ये क्या बोल रही हो तुम? उस समय तुम छोटी थी, पर तुम अब एडल्ट हो। तुम अगर चाहो तो फिर से उसके पास जा सकती हो। आई एम श्योर कि डैड तुम्हें नहीं रोकेंगे। श्रेया गुस्से से कहती है, मैं उसके पास नहीं जा सकती, क्योंकि वो मर चुका है। उसने सुसाइड कमिट कर ली। इशिका की आंखें शौक से बड़ी हो जाती हैं और उसके मुंह से एक ही शब्द निकलता है, क्या? श्रेया कहती है, उसने ड्रिंक करना छोड़ दिया था, ड्रग्स लेना भी छोड़ दिया था। तब से, जब से हमने ये डिसाइड किया था कि हम घर छोड़कर हमेशा के लिए भाग जाएंगे, उसने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया था। श्रेया एक गहरी सांस लेती है और फिर कहती है, उसे इस बात का डर था कि मेरे डैड हम दोनों को अलग कर देंगे, इसलिए हम लोगों ने पूरा प्लान तैयार कर लिया था। हम उसी दिन भागने वाले थे, एक नई शुरुआत करने के लिए। पर उसी रात तो मेरे कमरे में आ गई और तुम्हारे पीछे डैड भी। उन्होंने हमें पकड़ लिया। मैंने उससे मिलना छोड़ दिया, क्योंकि डैड ने मेरे पीछे बॉडीगार्ड लगा रखा था, जो हर समय मुझ पर नज़र रखता था। इन सबसे विशाल इतना दुखी हुआ कि उसने फिर से ड्रिंक करना और ड्रग्स लेना शुरू कर दिया। उसकी फैमिली मेम्बर्स को भी उसकी कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने उसे रिहैब सेंटर भेज दिया। फिर हम दोनों ने लेटर के माध्यम से एक दूसरे के टच में रहने की कोशिश की, पर डैड को इसके बारे में भी सब पता चल गया। इसी का ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा शौक थी और वह श्रेया की ओर देखते हुए कहती है, दी, मुझे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। श्रेया अपनी बात जारी रखती है, डैड ने एक भी लेटर्स उसके पास जाने ही नहीं दिया। विशाल फ्रस्ट्रेट हो गया। मेरे हाथ उसकी आखिरी लेटर लगी, जिसमें उसने कहा था कि वो मुझसे एक आखिरी बार मिलना चाहता है। लेकिन तुम्हें पता है क्या हुआ? मैंने बहुत देर कर दी। काश काश कि मैं वहाँ पहले पहुँच गई होती। काश कि मैंने उसे बचा लिया होता। ऋषिका की आंखों से आंसू आ जाते हैं। उसे अब समझ आया था कि उसकी बहन उससे इतना ज़्यादा नफरत क्यों करती थी, क्योंकि उसने उसके प्यार को खो दिया था और इसका जिम्मेदार वो उसे ही मानती थी। पर इन सब में उसकी भी क्या गलती थी? वो छोटी सी बच्ची थी। उसे क्या पता था कि सिरा के साथ क्या हो रहा था? और उस दिन भी तो वो खेलते हुए ही सिरा के पास चली आई थी। शुरू में उनके रिश्ते बहुत अच्छे थे। इसी का ज़्यादातर श्रेया के पास ही रहती थी, पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वजह तो वही बन गई थी। आखिर ऐसा क्यों था कि हर किसी की तकलीफ की वजह वही थी? इसी का हिम्मत बटोरते हुए कहती है, दी, आई एम सो सॉरी। मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, पर ऐसा लग रहा था कि सिरा उसकी कोई भी बात या फिर कोई भी दलील सुनना ही नहीं चाहती थी। सिरा उसकी ओर एक नज़र भी नहीं देखती है। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। वो लिविंग रूम से बाहर निकल जाती है। इशिका ने सिरा को आखिरी बार रोते हुए तब देखा था, जब उसके डैड ने उसे विशाल की बाहों से खींचकर दूर कर दिया था। उस दिन के बाद आज वो उसकी आंखों में आंसू देख रही थी। पर एक बात सिरा ने बिल्कुल सही कही थी कि उसकी सिचुएशन उससे भी ज़्यादा बुरी है। सिरिया ने जिससे प्यार किया उसने उसके लिए अपनी जान दे दी थी, और इशिका ने जिस पर विश्वास किया उसने उसका फ़ायदा उठाया था। सिरिया तो फिर भी लकी थी कि विशाल उससे इतना प्यार करता था। इशिका का क्या, वो तो सिर्फ एक धोखे का शिकार हुई थी। पर इशिका के पास अब कुछ भी सोचने समझने का समय कहाँ था। उसे अपने और अपने बच्चे की ज़िंदगी के लिए बहुत मेहनत करनी थी। उसके फ्यूचर के लिए बहुत कुछ करना था। उसकी लाइफ का एक ही गोल बच गया था, जितना ज़्यादा हो सके पैसे कमाना, ताकि वो अपने बच्चे को ऐसी लाइफ दे सके जो कभी साहिल के साथ भी उसे ना मिलती। एक पूरी रात फिर से आंखों ही आंखों में गुजर गई थी। इशिका को एक पल की भी नींद नहीं आई थी। पास्ट में हुई सारी चीज़ें हर पल उसकी हिम्मत तोड़ती जा रही थीं। अगली सुबह भी इशिका ने बिना ब्रेकफास्ट किए ही रिसोर्ट के लिए निकल गई थी। रास्ते में रुककर उसने एक रेस्टोरेंट में कुछ खाने के लिए गई। ऐसी हालत में उसका भूखा रहना ठीक नहीं था। उसने नोटिस किया कि रेस्टोरेंट में मौजूद सभी लोग उसे अजीब नज़रों से घूर रहे थे और आपस में कुछ बातें भी कर रहे थे। इशिका कुछ समझ नहीं पाई
इसलिए उसने उन्हें इग्नोर करना ही ठीक समझा। जब वो रिजॉर्ट पहुंचती है तो लॉबी में ही स्वरा, निखिल और रीता बैठे कॉफ़ी पी रहे थे। निखिल के चेहरे पर परेशानी के भाव थे। जैसे ही उनकी नज़र इशिका पर पड़ती है, वे लोग उसे इस तरह से देखते हैं जैसे किसी भूत को देख लिया हो। लेकिन रीता के चेहरे पर एक गंदी सी स्माइल थी। निखिल और स्वरा उसे बहुत कंसर्न के साथ देख रहे थे। इशिका कंफ्यूज हो गई थी। क्या हुआ? आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? स्वरा जैसे नींद से जागी हो। कुछ नहीं डियर, तुम यहाँ आओ, हम लोगों के साथ बैठो। रीता कहती है, ओ, ऐसा लगता है कि तुमने आज का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा। चलो एक काम करते हैं, मैं इसे तुम्हारे लिए पढ़ देती हूँ। रीता की ये बात सुनकर निखिल की मुट्ठियां गुस्से से बन जाती हैं। इससे पहले कि वो कुछ भी कहता, स्वरा कहती है, अरे छोड़ो ना, वैसे भी आज बहुत काम है, हमें कुछ डिस्कशन करना है आप सबसे। रीता कहती है, अरे पर आज नहीं तो कल उसे पता चल ही जाएगा। बेहतर होगा कि हम उसे पहले ही आगाह कर दें ताकि वो आने वाली मुसीबत के लिए तैयार रहे। निखिल रीता को अपनी जलती आंखों से देखता है, पर रीता उसकी नज़रों को इग्नोर कर देती है और न्यूज़पेपर पढ़ने लगती है। ब्रेकिंग न्यूज़, वन ऑफ द ईयर ऑफ मेरा कंपनी, इशिका मेहरा इज़ प्रेग्नेंट। उनकी बड़ी बहन श्रेया मेहरा पहले से ही अपने हॉट डेट्स और ब्रेकअप के लिए फेमस थी, लेकिन इस बार खबर उनकी इनोसेंट बेटी की है, जिन्होंने अभी अभी अपना ग्रेजुएशन पूरा किया था और अपने फादर के साथ हाल ही में कंपनी ज्वाइन किया था। इसमें कोई बड़ी बात नहीं इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि वे इस समय ओबराय कंपनी के साथ कोलेबोरेशन पर काम कर रही हैं। इसका तात्पर्य तो यही हुआ कि अब कोई भी सिर्फ ग्रेजुएशन करके ही बड़ी से बड़ी कंपनी में जॉब करने के लिए एलिजिबल है। इशिका की मुट्ठियां कस गई थीं। रीता आगे बढ़ती है, और आश्चर्य की बात तो यह है कि अभी अभी अपने करियर की शुरुआत करने वाली इशिका मेहरा ने अपनी फैमिली भी शुरू कर दी है। अगर प्रेगनेंसी रिपोर्ट की बात करें तो सब कुछ ठीक है और जल्दी हमें कोई खुशखबरी मिलेगी। पर ऐसा लगता है कि उनके पिता रणविजय मेहरा को ये खबर कुछ खास पसंद नहीं आई। खबर ये आई कि जब उन्होंने ये न्यूज़ सुनी तो उन्हें हार्ट अटैक। इससे पहले कि रीता आगे बढ़ती, निखिल का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है, स्टॉप इट मिस रीता, क्या आपके पास कोई और काम नहीं है जो आप यहाँ बैठकर फालतू का न्यूज़पेपर पढ़ने में अपना टाइम पास कर रही हैं? बैक टू योर वर्क राइट नाउ। निखिल की आंखें गुस्से से जल रही थी। निखिल के ऐसे डांटने पर रीता को बहुत गुस्सा आया था, पर उसका यह गुस्सा इशिका की तकलीफ के आगे कुछ भी नहीं था। वो उसे हर्ट करना चाहती थी और वो ये काम कर चुकी थी। इशिका, जिसने तब से अपना सिर नीचे झुका रखा था, उसकी आंखें लाल हो गई थी। उसने अपना चेहरा ऊपर किया तो उसकी नज़र रीता पर पड़ी, जो मुस्कुराते हुए उसकी ओर देख रही थी। इशिका ने उसके हाथ से न्यूज़पेपर छीना और उसे कई टुकड़ों में फाड़ दिया। निखिल का मन तो कर रहा था कि रीता को जान से मार दे, और उसे अभी इशिका पर ध्यान देना था। इशिका वहां एक पल और नहीं रुकी और मुड़कर अपनी कार की ओर जाने लगी। उसे हर एक पल खुद में कुछ टूटा हुआ महसूस हो रहा था। इशिका ने सुना कि पीछे से स्वरा उसे आवाज लगा रही थी, पर वो वहां रुकने की हिम्मत नहीं कर सकी और वहां से पार्किंग लॉट में आकर सीधे अपनी कार के अंदर बैठ गई। तभी उसकी कार का दरवाजा खुलता है। सामने निखिल था। निखिल कहता है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। मुझे नहीं लगता कि तुम अभी ड्राइव करने की कंडीशन में हो। इशिका कहती है, नो थैंक्स, आपके सो कॉल्ड भाई ने पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ कर दिया है और मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे आपके साथ देखे और फिर एक नया बखेड़ा खड़ा हो। निखिल कहता है, मिस मेहरा, मेरी बात सुनिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपका ऐसे जाना ठीक नहीं है। रिमेंबर, यू आर प्रेग्नेंट और आप इस समय बहुत स्ट्रेस में हैं। डोंट टेक रिस्क, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। इशिका गुस्से से लाल आंखों से निखिल को देखती है और सरकास्टिकली मुस्कुराते हुए कहती है, क्या बात है मिस्टर ओबराय, कहीं आपको मुझ पर दया तो नहीं आ रही? निखिल इशिका की आंखों में देखता है। उसकी आंखों में इशिका को फिक्र साफ दिखाई दे रही थी। निखिल कहता है, वाट आर यू टॉकिंग अबाउट? देखो पागल मत बनो, मेरी बात मानो और मुझे कार ड्राइव करने दो। इशिका कहती है, मैं सच में आपको कभी नहीं समझ सकती मिस्टर ओबराय, आखिर कितने चेहरे हैं आपके? आप मुझे ऐसे क्यों दिखा रहे हैं कि आपको मेरी फिक्र है? आपके भाई ने जो कुछ भी किया, उसके बाद भी मैंने आप पर विश्वास किया था। आपके साथ इतनी बड़ी बात शेयर की थी, आपने क्या किया? मेरा विश्वास का मजाक बना दिया। आई थॉट
कि कम से कम आप अपने भाई के जैसे बिल्कुल नहीं हैं। मुझे लगा था कि आप चाहे कितने भी खड़ूस हों, पर आप दिल के एक अच्छे इंसान हैं। पर मैं गलत थी। मुझे आपकी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है। और रही बात मेरे बच्चे की, तो वो मेरा बच्चा है और उसकी हिफाजत के लिए मुझे आप जैसे किसी भी इंसान की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अकेले काफ़ी हूँ। इससे पहले कि निखिल कुछ कहता, इशिका उसका हाथ झटक कर दूर करती है और डोर फिर से क्लोज करते हुए तुरंत अपनी कार आगे बढ़ा देती है। निखिल उसको आवाज़ लगाते हुए उसके पीछे भागता है। इशिका, पर कोई फायदा नहीं था। इशिका वहाँ रुकने वाली नहीं थी। निखिल वापस से पार्किंग लॉट में आता है और अपनी कार निकालकर उसके पीछे तेजी से बढ़ा देता है। वो एकदम से घबरा गया था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, यह सोचकर कि कहीं इशिका को कुछ हो न जाए। वो अपना हाथ स्टीयरिंग व्हील पर मारते हुए कहता है, ओ गॉड, क्या करूं मैं इस लड़की का? कभी मेरी बात नहीं सुनती। इशिका की आंखें इस समय आंसुओं से भरी हुई थीं। उसे सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। तभी अचानक से उसकी कार के सामने एक बिल्ली आ जाती है। इशिका की आंखें डर से बड़ी हो जाती हैं। बिल्ली को बचाने के लिए इशिका अपनी कार दूसरी ओर मोड़ देती है। उसकी कार एक पेड़ से जाकर टकराती है। इशिका का सिर स्टीयरिंग व्हील से जा लगता है और उसके मुंह से एक चीख निकल जाती है। आह! इशिका का हाथ डायरेक्ट अपने पेट पर जाता है। थैंक गॉड कि वह बिल्कुल सही सलामत थी। बस उसके माथे पर हल्की चोट आई थी। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। अगर उसे कुछ हो जाता तो, अगर उसके बच्चे को कुछ हो जाता तो वो क्या करती? उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थीं। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। आई एम सॉरी बेबी। मम्मा ने आपको डेंजर में डाल दिया था ना। आई एम सो सॉरी। हमसे गलती हो गई। लेकिन आप चिंता मत कीजिए। आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। वो कार का डोर ओपन करके बाहर आ जाती है और देखती है कि उसकी कार के इंजन से धुआं निकल रहा है। इसी का झुंझलाते हुए कहती है, ओ गॉड, सारी बुरी चीज़ें मेरे साथ ही क्यों होती हैं? वो अपना सेल फोन निकालकर अपने ड्राइवर को कॉल करती है कि तभी उसने नोटिस किया कि एक कार उसके पीछे आकर रुकती है। वो मुड़कर उस ओर देखती है। निखिल अपनी कार का दरवाज़ा खोलकर भागते हुए उसके पास आता है और उसको ऊपर से नीचे देखते हुए कहता है, इशिका, आर यू ओके? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? गाड़ी को पेड़ से हिट हुआ देखकर निखिल की तो जान ही हलक में अटक गई थी। वो उसे कसकर अपने गले से लगा लेता है। उसकी धड़कनें बहुत तेज चल रही थी। वो सच में बहुत डर गया था। क्या होता अगर इशिका को कुछ हो जाता? इशिका तो अपनी जगह पर ही जम गई थी। उसे निखिल के ऐसे रिएक्ट करने की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। न जाने क्यों, पर उसके दिल को एक अजीब सा सुकून मिला था उसके गले लगकर। इस समय वो जितना ज़्यादा स्ट्रेस थी, गुस्से नाराज़गी से उसका पूरा शरीर मानो जल रहा हो। उसमें निखिल की बाहों का घेरा एक ठंडे सावर के जैसा था। मिस्टर ओबराय, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वह एक्चुअली मेरे सामने एक बिल्ली आ गई थी। उसे बचाने के चक्कर में मेरा कार पेड़ से हिट हो गया। इशिका बहुत मुश्किल से कह पाई थी। निखिल झटके से उससे अलग होता है और फिर गुस्से से उसकी बाजुओं को पकड़ अपने पास खींचता है। आर यू मैड? क्या कहा था ना मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? आखिर तुम कभी मेरी बात मानती क्यों नहीं? बहुत मज़ा आता है ना तुम्हें मुझे परेशान करके, स्टूपिड गर्ल। तुम्हें कुछ हो जाता तो? इशिका शौक होकर निखिल को देख रही थी। निखिल की आंखें इस समय गुस्से से लाल हो रही थी। इशिका को नहीं पता था कि वो इतना ज़्यादा रिएक्ट क्यों कर रहा था, इसीलिए वो चिढ़ जाती है। आपको क्या है मैं क्या करती हूँ, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। क्या आपके भाई ने जो कुछ भी मेरे साथ किया वो काफ़ी नहीं है? इशिका एक गहरी सांस लेती है और खुद को निखिल की बाहों से छुड़ा लेती है। देखिए मिस्टर ओबराय, मुझे अभी किसी से कोई बात नहीं करनी। फॉर गॉड सेक, क्या आप मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ सकते हैं? निखिल उसकी कलाई कसकर पकड़ता है। बिल्कुल, क्यों नहीं। तुम्हें चाहती हो कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूं ताकि अगली बार तुम मुझे किसी बस या ट्रक के नीचे मिलो? नेवर। मैं तुम्हें अपने साथ ले जा रहा हूँ। इसी का अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है। निखिल कहता है, डोंट यू डेयर मिस मेरा। अब तक तुमने सिर्फ मेरा स्वीट नेचर देखा है, गुस्सा तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। किसी का अपनी आंखें छोटी करके उसको घूरती है। रियली? स्वीट नेचर? आपसे ये किसने कह दिया कि आप स्वीट हो? आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं, आप स्वीट बिल्कुल भी नहीं हो और मैंने आपको आज तक सिर्फ गुस्से में ही देखा है।
आपको गुस्से के सिवा कुछ आता ही कहाँ है। निखिल कहता है, रियली, यू नो व्हाट, मैंने तुमको आज तक सिर्फ बहस करते हुए देखा है। तुम्हें सिर्फ एक काम आता है, बहस बहस और बस बहस। तभी इशिका को कल की बात याद आती है। इशिका एकदम से चुप हो गई थी। पूरी रात उसके मन में यही हलचल मची हुई थी कि क्या रीता को प्रेगनेंसी के बारे में निखिल ने बताया होगा। बस सच्चाई जानना चाहती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके मन में एक उम्मीद थी कि शायद वो गलत समझ रही है। थोड़ी देर बाद इशिका की धीमी सी आवाज़ निखिल के कान में पड़ती है, मिस्टर ओबराय, क्या रीता को मेरी प्रेगनेंसी के बारे में आपने बताया था? निखिल को इशिका से इस सवाल की उम्मीद नहीं थी। वो अपने खाली आंखों से उसकी ओर देखता है। उसकी आंखों में इमोशंस का अंबार लगा हुआ था। इशिका भी अपना चेहरा ऊपर करके उसकी ओर ही देख रही थी। थोड़ी देर ऐसे ही खामोशी से उसको देखने के बाद निखिल बड़े ही शांत लहजे में कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ? इशिका खामोश हो जाती है। उसके दिल से एक ही आवाज़ आती है, बिल्कुल नहीं। पर वो फिर सामने देखते हुए कहती है, पता नहीं, मुझे अब किसी पर भरोसा नहीं। पता नहीं क्यों, जब रीता न्यूज़पेपर पढ़ रही थी तो वो मेरी ओर देखकर स्माइल कर रही थी। इस प्रेगनेंसी के बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता था। यहाँ तक कि अभी तक मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड को भी नहीं बताया है। तो फिर यह खबर लीक कैसे हो सकती है? निखिल कहता है, मुझे पता है कि रीता थोड़ी ईगोइस्टिक लड़की है, पर मुझे नहीं लगता कि वो इतनी घटिया हरकत करेगी। इशिका थोड़े गुस्से में निखिल की ओर देखती है। आखिर आपको उस पर इतना भरोसा क्यों है? इशिका को निखिल पर बहुत गुस्सा आ रहा था। शायद वो थोड़ी जेलस फील कर रही थी रीता से। वह मन ही मन कहती है, आखिर ऐसा क्यों है कि इन्हें उस रीता पर इतना भरोसा है? एक तरफ तो यह कहते हैं कि इनका उससे कोई रिश्ता नहीं है, फिर वो आकर मुझे धमकी देती है कि मैं इनसे दूर रहूं। अगर इन दोनों का कोई रिश्ता नहीं है तो वो होती कौन है मुझे इनसे दूर रहने के लिए कहने वाली? वो अभी सोच ही रही थी कि उसका ध्यान निखिल की आवाज़ से टूटता है, क्योंकि मैं उसके साथ 5 सालों से काम कर रहा हूँ और वो मेरी अच्छी दोस्त भी है। आज तक उसने ऐसी कोई हरकत नहीं की। अब ये सब बातें छोड़ो और चल के कार में बैठो। इशिका कहती है, क्या आपको मेरी बात सुनाई नहीं दी? मैंने कहा, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। निखिल कहता है, आखिर तुम हर समय मुझसे बहस क्यों करती हो? इशिका कहती है, मुझे शौक नहीं है आपसे बहस करने का। मैं बस बता रही हूँ कि मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी और यहीं रुककर अपने ड्राइवर का इंतजार करूंगी। निखिल सख्त लहजे में कहता है, गेट इन द कार राइट नाउ। इशिका रिडाई के साथ कहती है, नो, और अपना हाथ अपने चेस्ट से बांधकर खड़ी हो जाती है। निखिल अपने एक कदम उसकी ओर बढ़ाते हुए कहता है, इशिका, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, कार में बैठो। इशिका मन ही मन सोचती है, आखिरी बार बोल रहा हूँ, कितने बुरे हैं। क्या ये मुझे ऐसी सिचुएशन में यहाँ सड़क पर छोड़कर चले जाएंगे? हाँ, तो इनमें कौन सी बड़ी बात है? आखिर इन्हें मेरी चिंता क्यों होगी? ओ गॉड, क्या होगा अगर मीडिया वाले मुझे यहाँ पकड़ लें? पर इन्हें उससे क्या करना है? एक बार भी नहीं सोचा कि अगर मीडिया वाले मुझसे उल्टा सीधा सवाल करेंगे तो मैं उनके सवालों का क्या जवाब दूंगी? अगर ये मुझे छोड़कर जाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मैं भी नहीं जाऊंगी इनके साथ। वो बिना निखिल की ओर देखे कहती है, आप जा सकते हैं, क्योंकि मैं आपके साथ नहीं आ रही। निखिल अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और एक गहरी सांस लेकर कहता है, यूजली मैं अपने रूल्स कभी नहीं तोड़ता, पर तुम मुझे मेरे खुद के रूल्स को तोड़ने पर मजबूर कर रही हो। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।